एक बाप के लिए उसकी दुनिया क्या होती है। उसकी औलाद अपनी पत्नी को खोने के बाद एक लाचार पिता अपनी 16 साल की बेटी के चेहरे की मुस्कान देखकर जीता था। वो सोचता था कि वो अपनी बेटी के दिल की हर धड़कन, उसकी हर सहेली और उसके हर एक सुख दुख को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन एक रात वो बेटी अचानक गायब हो जाती है। पुलिस हाथ खड़े कर देती है और वो अकेला बाप रोते हुए जब अपनी बच्ची का लैपटॉप खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इंटरनेट के उस बंद कमरों और सीक्रेट अकाउंट्स के पीछे उसकी बेटी एक ऐसे डार्क और अकेले खौफनाक दलदल में जी रही थी जिसका इस पिता को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो रोता है, तड़पता है और स्क्रीन पर अपनी बच्ची का चेहरा देखकर चिल्लाता है कि काश मैंने एक बार अपने बेटी के दिल में झांक कर देख लिया होता। यह कहानी किसी आम लापता लड़की की नहीं है, बल्कि एक बाप के उस अटूट भरोसे और ममता की है जो इस डिजिटल दुनिया के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। और इस पूरी मिस्ट्री के आखिरी 15 मिनट में जब सच का वो खूनी पर्दा उठेगा तो सबसे बड़ा विलेन आपके सामने आएगा। उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप खुद अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, क्योंकि वो ट्विस्ट हॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा शौक होगा। आज सिने चर्चा पर हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म सर्चिंग को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कंप्यूटर स्क्रीन से, जहां हम पुरानी यादों के पन्ने पलटते हुए देखते हैं। डेविड किम नाम का एक शख्स अपनी पत्नी पामेला और अपनी प्यारी बेटी मार्गोट के साथ एक बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। डेविड अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसका पूरा संसार इसी छोटे से परिवार के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। लेकिन खुशियों के इस खूबसूरत आशियाने को किसी की नज़र लग जाती है। डेविड की पत्नी पामेला को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है। पूरा परिवार इस दुख से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पामेला इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। माँ की मौत के बाद डेविड और उसकी बेटी मार्गोट पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। डेविड अपनी बेटी का दर्द समझता था, इसलिए वो कभी भी उसके सामने माँ का जिक्र नहीं करता था, ताकि मार्गोट को पुरानी बातें याद न आए। लेकिन डेविड को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह अपनी भावनाओं को छुपाना और माँ के विषय में बात न करना उसकी बेटी को अंदर ही अंदर एक ऐसे अकेलेपन के दलदल में धकेल रहा था, जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता था। समय बीतता है और मार्गोट अब 16 साल की एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन चुकी है। एक शाम मार्गोट डेविड को बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप स्टडी के लिए जा रही है और वो रात को वहीं रुकेगी। डेविड उसे हमेशा की तरह सावधानी बरतने को कहता है और मार्गोट घर से निकल जाती है। उस रात डेविड सो रहा होता है कि अचानक आधी रात को करीब 3:30 बजे उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकती है। मार्गोट की तरफ से डेविड के फ़ोन पर लगातार 3 फेस टाइम कॉल्स आते हैं, लेकिन गहरी नींद होने के कारण डेविड उन कॉल्स को सुन नहीं पाता है और सोता रहता है। सुबह जब डेविड की आंखें खुलती है तो वो मिस कॉल्स देखकर सोचता है कि शायद मार्गोट ने बस ऐसे ही फ़ोन किया होगा या वो अपनी कोई चीज़ घर पर भूल गई होगी। वो नॉर्मली काम पर चला जाता है और मार्गोट को एक मैसेज छोड़ देता है। दोपहर बीत जाती है, लेकिन मार्गोट का कोई रिप्लाई नहीं आता। डेविड को थोड़ा अजीब लगता है। वो मार्गोट को दोबारा कॉल करता है, लेकिन इस बार फ़ोन सीधे वॉइस मेल पर चला जाता है। डेविड का दिल अब धीरे धीरे तेजी से धड़कने लगता है। वो खुद को समझाता है कि शायद वो क्लास में होगी या उसका फ़ोन साइलेंट पर होगा। लेकिन जब शाम के 7 बज जाते हैं और मार्गोट का घर का दरवाजा नहीं खटखटा तो डेविड का सब्र जवाब दे देता है। वो मार्गोट के उस दोस्त की माँ को कॉल करता है जिसके घर मार्गोट ग्रुप स्टडी के लिए गई थी। फ़ोन पर जो जवाब मिलता है वो डेविड के पूरे वजूद को हिलाकर रख देता है। वो महिला कहती है कि मार्गोट तो कल रात को ही अपनी पढ़ाई खत्म करके स्टडी ग्रुप से निकल चुकी थी। वो अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। यह सुनते ही डेविड के हाथों से फ़ोन छूटने की नौबत आ जाती है। अगर मार्गोट कल रात को ही वहाँ से निकल गई थी तो अब तक वो घर क्यों नहीं पहुँची? उसने आधी रात को 3:30 बजे जो 3 कॉल्स किए थे वो कहाँ से किए थे? डेविड पागलों की तरह मार्गोट के बाकी दोस्तों और जान पहचान वालों को कॉल करना शुरू करता है। वह अब घबराता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मार्गोट कहाँ है। अब डेविड तुरंत पुलिस स्टेशन भागता है और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस केस की कमान एक बेहद चालाक और तजुर्बेदार महिला डिटेक्टिव वाइनरी को सौंपी जाती है। डिटेक्टिव वाइनरी डेविड से कहती है कि तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है।
अक्सर इस उम्र के बच्चे बिना बताए कहीं घूमने चले जाते हैं। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। डिटेक्टिव वाइनरी डेविड से एक बेहद जरूरी बात कहती है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन मार्गोट के सबसे करीब होने के नाते डेविड को उसके दोस्तों और उसकी आदतों और उसकी सोशल लाइफ के बारे में पुलिस को बताना होगा ताकि कोई सुराग मिल सके। डेविड कहता है कि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता है। वो एक बेहद शांत, संस्कारी और पढ़ाई में तेज लड़की है जिसके कई सारे दोस्त हैं, लेकिन डिटेक्टिव कहती है कि आज के ज़माने में बच्चों की असली ज़िंदगी उनके सामने नहीं बल्कि उनके लैपटॉप और इंटरनेट की दुनिया के अंदर होती है। डिटेक्टिव की बात सुनकर डेविड घर वापस आता है और भारी मन से मार्गोट के कमरे में जाता है। वहाँ मेज पर मार्गोट का मैकबुक लैपटॉप रखा हुआ था। डेविड जैसे ही लैपटॉप को ऑन करता है उसे समझ नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करे। मार्गोट का लैपटॉप पासवर्ड से प्रोटेक्टेड था। डेविड का दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने की चाह में वो मार्गोट की पुरानी डायरियों, उसकी जन्मतिथि और उसकी माँ की यादों से जुड़े नंबर्स का इस्तेमाल करके किसी तरह से पासवर्ड को रीसेट करने में कामयाब हो जाता है। अब लैपटॉप की स्क्रीन खुलती है और डेविड के सामने मार्गोट की वो डिजिटल दुनिया आ जाती है जिससे वो आज तक पूरी तरह बेखबर था। डेविड सबसे पहले मार्गोट का फेसबुक अकाउंट खोलता है और उसके फ्रेंड लिस्ट को चेक करना शुरू करता है। वो एक एक करके मार्गोट के क्लासमेट्स को मैसेज और कॉल करता है, लेकिन जैसे जैसे डेविड मार्गोट के तथाकथित दोस्तों से बात करता है उसके होश उड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन बच्चों को डेविड मार्गोट का पक्का दोस्त समझता था वो कहते हैं कि मार्गोट तो स्कूल में किसी से बात ही नहीं करती थी। वो हमेशा अकेली बैठती थी, लंच भी अकेली करती थी और स्कूल खत्म होते ही तुरंत गायब हो जाती थी। एक लड़की तो यहाँ तक कहती है कि मार्गोट असल में एक लोनर, अकेली रहने वाली लड़की थी जिसका पूरे स्कूल में कोई दोस्त नहीं था। अब यहाँ पर तो डेविड का सिर चकराने लगता है। जिस बेटी को वो एक हंसती खेलती और लोकप्रिय लड़की समझ रहा था वो असल में अकेलेपन और एक गहरे घने अंधेरे में जी रही थी। तभी डेविड को मार्गोट के बैंक अकाउंट का एक डिजिटल स्टेटमेंट मिलता है। डेविड जब उस स्टेटमेंट को खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिछले कुछ ही हफ्तों में मार्गोट ने अपने खाते से धीरे धीरे करके पूरे $2500 कैश निकाले थे और वो पूरा अकाउंट खाली कर चुकी थी। आखिर इतनी बड़ी रकम एक 16 साल की लड़की ने क्यों निकाली? क्या मार्गोट किसी जबरन वसूली या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी, या फिर वो अपनी मर्जी से यह सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग चुकी थी? डेविड मार्गोट की सर्च हिस्ट्री को और खंगालता है और तभी उसे एक सीक्रेट लाइव स्ट्रीमिंग ऐप यूकास्ट का पता चलता है जहां मार्गोट एक फर्जी नाम से देर रात तक लाइव आया करती थी। डेविड जैसा ही मार्गोट के उन वीडियोस के आर्काइव को प्ले करता है स्क्रीन पर कुछ ऐसा उभरता है जिसे देखकर डेविड के मुंह से होप की एक चीख निकल जाती है। यहाँ पर मार्गोट कैमरे के सामने बैठी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं है जो वो घर पर डेविड को दिखाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और गहरा डिप्रेशन साफ नजर आ रहा था। वो दुनिया भर के अजनबियों से लाइव चैट पर बातें कर रही थी, उसका अकेलापन बांट रही थी। डेविड का कलेजा फट जाता है जब वो देखता है कि मार्गोट उस लाइव चैट पर कह रही है कि उसके माँ के जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो खुद को बिल्कुल अकेली और बेबस महसूस करती है। डेविड को अपनी गलती का एहसास होता है और उसने मार्गोट के सामने कभी माँ का नाम इसलिए नहीं लिया ताकि वो दुखी न हो, लेकिन मार्गोट को लगा कि उसके पिता माँ को भूल चुके हैं और उसे समझाने वाला अब कोई नहीं है। तभी डेविड की नज़र उस लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स और चैट हिस्ट्री पर पड़ती है। वहाँ फिश एंड चिप्स नाम की एक यूज़र मार्गोट से लगातार बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उस यूज़र ने मार्गोट को बताया कि उसकी खुद की माँ अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं है। मार्गोट का दिल पिघल गया। वो उस अजनबी महिला की लाचारी से इस कदर जुड़ गई कि उसने उसे अपनी माँ की तरह देखना शुरू कर दिया। यहीं पर डेविड का दिमाग चकराता है। उसे समझ में आता है कि मार्गोट ने जो बैंक अकाउंट से $2500 कैश निकाले थे वो उसने किसी ब्लैकमेलर को नहीं दिए थे, बल्कि उसे इसी फिश एंड चिप्स नाम की यूजर की मदद करने के लिए वो पैसे निकाले थे। डेविड तुरंत पुलिस और डिटेक्टिव वाइनरी को यह डिजिटल सुराग सौंपता है। डिटेक्टिव वाइनरी अपनी पूरी साइबर टीम को उस यूजर का आईपी एड्रेस ट्रैक करने के काम पर लगा देती है, लेकिन इसी बीच
डिटेक्टिव वाइनरी को एक बेहद चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज मिलती है। यह फुटेज शहर से बाहर जाने वाले मुख्य हाईवे के टोल प्लाजा की थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जिस रात मार्गोट गायब हुई थी, ठीक उसी रात करीब 3:30 बजे मार्गोट की कार उस हाईवे को पार करके बारबोसा लेक की तरफ बढ़ रही थी। बारबोसा लेक शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक सुनसान और गहरा तालाब था, जहां रात के वक्त परिंदा भी पर नहीं मारता था। यह खबर सुनते ही डेविड के सब्र का बांध टूट जाता है। वो पुलिस का इंतजार किए बिना खुद अपनी कार की चाबी उठाता है और आधी रात को मूसलाधार बारिश के बीच उस खौफनाक सन्नाटे से भरे बारबोसा लेक की तरफ पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता है। वहां पहुंचकर जब वो अपनी कार की हेडलाइट की रोशनी उस गहरे काले पानी पर डालता है, तो उसे दूर पानी के बीचों बीच कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। डेविड बिना अपनी जान की परवाह किए उस बर्फीले पानी के किनारे की तरफ भागता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। वो मार्गोट की वही कार थी जो पानी के अंदर आधी डूबी हुई थी। पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। ट्रेन के जरिए उस भारी भरकम कार को पानी से बाहर निकाला जाता है। डेविड का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि कार का दरवाजा खुलते ही अंदर उसकी बेटी की लाश मिलेगी, लेकिन जब पुलिस कार का दरवाजा तोड़ती है तो अंदर कोई नहीं था। कार पूरी तरह से खाली थी और ड्राइवर सीट पर मार्गोट की चेन और उसका कुछ सामान जरूर बिखरा पड़ा था, लेकिन मार्गोट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। तभी डिटेक्टिव वाइनरी कार की जांच करने के बाद डेविड के पास आती है और ऐसी ही बातें कहती है जो डेविड के बचे खुचे हौसले को भी जमींदोज कर देती है। डिटेक्टिव कहती है कि कार के अंदर से कोई सुराग नहीं मिला है और मार्गोट ने खुद अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए थे, बैंक से सारा कैश निकाला था और वो खुद गाड़ी चलाकर इस सुनसान जगह पर आई थी। इन सब कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि मार्गोट किसी मुसीबत में नहीं थी, बल्कि वो अपनी माँ के गम और अकेलेपन से तंग आकर खुद अपनी मर्जी से हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग चुकी है, या फिर उसने इस गहरी झील में कूदकर अपनी जान दे दी है। यहाँ से डेविड फिर से घर आता है और वह हार नहीं मान रहा था। तभी मार्गोट की कार की उस फुटेज को बार बार देखते हुए डेविड की नज़र एक छोटी सी डिटेल पर पड़ती है, जिसे पुलिस की बड़ी बड़ी टीमों ने भी नज़रअंदाज कर दिया था। उस सुराग को देखते ही डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सुराग किसी अजनबी की तरफ नहीं, बल्कि डेविड के सगे भाई पीटर के काले राज की तरफ इशारा कर रहा था। डेविड जब मार्गोट के लैपटॉप पर उसकी डिलीट की गई चैट्स और आई मैसेज के बैकअप को रीस्टोर करता है, तो स्क्रीन पर कुछ ऐसे मैसेज उभर कर आते हैं जिन्हें देखकर उसका पूरा वजूद हिल जाता है। वो मैसेज किसी अजनबी के नहीं, बल्कि डेविड के अपने सगे भाई और मार्गोट के सगे चाचा पीटर के थे। यहाँ पर पीटर ने मार्गोट को लिखा था कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसके बारे में तुम्हारे डैड को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब यहाँ पर डेविड का दिमाग यह सोचकर फटने लगता है कि उसका भाई, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, वो उसकी 16 साल की मासूम बेटी के साथ किस तरह के सीक्रेट्स शेयर कर रहा था। क्या पीटर उसकी बेटी का शोषण कर रहा था, या मार्गोट के गायब होने के पीछे उसी का हाथ था? गुस्से और पागलपन में अंधा होकर डेविड तुरंत अपने घर में खुफिया कैमरे सेट करता है और पीटर को अपने घर बुलाता है। जैसे ही पीटर कमरे में दाखिल होता है तो डेविड बिना कोई वक्त गवाए सीधे उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटा देता है। वो चिल्लाता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, सच बताओ वरना मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर पीटर डेविड के इस रूप को देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है और यहाँ पर वो रोने लगता है और बताता है कि जैसा डेविड सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। असल में मार्गोट अपनी माँ के मौत के बाद बेहद डिप्रेशन में थी और वो अपने पिता से इस बारे में बात करने से डरती थी। वो अक्सर पीटर के पास आकर अपना रोना रोती थी। इसी दौरान मार्गोट ने पीटर से कहा कि वो इस मानसिक तनाव डिप्रेशन से बचने के लिए एक प्रकार का नशा इस्तेमाल करना चाहती थी। पीटर ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने मार्गोट को डांटने या डेविड को बताने की बजाय उसे वो नशा लाकर दे दिया। वो दोनों अक्सर छुपकर नशा करते थे और मार्गोट ने जो $2500 निकाले थे उसका एक हिस्सा उसने पीटर को उसी ड्रग्स के पैसों के लिए भुगतान किया था।
पीटर रोते हुए कहता है कि डेविड, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। उस रात वो मेरे घर आई थी, हमने बात की और वो चली गई। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। डेविड को समझ आता है कि उसकी बेटी किस कदर अंदर से टूट चुकी थी कि उसे नशे का सहारा लेना पड़ा। डेविड अपने भाई पर चिल्लाता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। तभी डेविड के फोन पर डिटेक्टिव वाइनरी का कॉल बजता है। वाइनरी की आवाज़ में एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। वो डेविड से कहती है कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन आए क्योंकि इस केस का आखिरी फैसला हो चुका है। डेविड जब भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैर सुन्न हो जाते हैं। चारों तरफ मीडिया और कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। स्क्रीन पर एक अपराधी का चेहरा दिखाई जाता है। यह रॉबर्ट नाम का एक पूर्व कैदी और ड्रग पेडलर था। डिटेक्टिव वाइनरी डेविड को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कबूलनामा दिखाती है। वीडियो में वो अपराधी कैमरे के सामने रोते हुए कह रहा था कि उसने बारबोसा लेक के पास मार्गोट को अकेले देखा। उसने मार्गोट के साथ जबरदस्ती करने का और उससे पैसा लूटने की कोशिश की और इस कसमकश में उसने मार्गोट को मारकर उसकी लाश को पहाड़ों के बीच एक बेहद गहरी और सुनसान खाई में फेंक दिया। उसने अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद उस अपराधी ने पुलिस कस्टडी में ही खुदकुशी कर ली। यह सुनते ही डेविड का पूरा संसार उजड़ जाता है। पुलिस उसे बताती है कि केस अब आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका है क्योंकि कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वो खुद भी मर चुका है। मार्गोट की मौत की खबर नेशनल मीडिया पर फैल जाती है। हर तरफ मार्गोट के लिए शोक सभाएं आयोजित होने लगती है। डेविड पूरी तरह से टूटकर अपने घर के एक कोने में बैठ जाता है। वो मार्गोट की तस्वीरों को देखकर रोता है। पुलिस उस खाई में मार्गोट की लाश ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने वाली थी और हताशा के इसी माहौल में डेविड मार्गोट की यादों को सहेजने के लिए उसके कंप्यूटर से उसकी तस्वीरों को एक ऑनलाइन मेमोरी पोर्टल पर अपलोड करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो जानी मानी वेबसाइट पर मार्गोट की तस्वीरों को रीस्टोर करने के लिए आगे बढ़ता है, इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा डिजिटल नोटिफिकेशन उसकी स्क्रीन पर पॉपअप होता है जिसे देखते ही रोते हुए डेविड के आंसू थम जाते हैं और उसकी आंखों खौफ और शौक से पूरी तरह फेल हो जाती है क्योंकि वो नोटिफिकेशन चीख चीख कर कह रहा था कि मार्गोट का कातिल वो ड्रग पेडलर नहीं था बल्कि असली शैतान तो अभी भी आज़ाद घूम रहा था और वो डेविड के बहुत करीब था। डेविड जैसे ही मार्गोट की तस्वीरों को उस ऑनलाइन मेमोरी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ती है और उसमें एक मॉडल की तस्वीर लगी थी। डेविड उस चेहरे को देखते ही रुक जाता है। यह चेहरा कोई आम नहीं, यह बिल्कुल वही चेहरा था जिसका इस्तेमाल उस फिश एंड चिप्स नाम की यूज़र ने यू पोस्ट ऐप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर किया था। वही यूज़र जिसे मार्गोट ने अपनी मां की बीमारी की कहानी सुनकर $2500 बेच दिए थे। डेविड का दिमाग अब बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगता है। वो तुरंत उस मॉडल की प्रोफाइल और वेबसाइट की कड़ियों को खंगालता है। कुछ ही मिनटों में डिजिटल छानबीन के बाद डेविड को पता चलता है कि यह लड़की तो लॉस एंजल्स की एक प्रोफेशनल मॉडल है। इसका इस केस से या इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। यह झूठ बोल रही है। इसका मतलब साफ था कि फिश एंड चिप्स कोई बेबस और लाचार महिला नहीं थी, बल्कि किसी ने एक मॉडल की फर्जी तस्वीर का इस्तेमाल करके एक फेक अकाउंट बनाया ताकि वो मार्गोट को अपने जाल में फंसा सके। डेविड को अब समझ में आता है कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से नहीं भागी थी, बल्कि उसे बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत डिजिटल दुनिया के जरिए फंसाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा शौक डेविड को तब लगता है जब वो उस फेक प्रोफाइल की पुरानी चैट हिस्ट्री को और गहराई से देखता है। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार इस यूजर के बारे में डिटेक्टिव वाइनरी को बताया था तो वाइनरी ने खुद फोन करके कहा था कि उसने उस यूजर से पूछताछ की है और वो एक आम लड़की है जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यह प्रोफाइल पूरी तरह से फर्जी थी और इसकी तस्वीर इंटरनेट से चुराई हुई थी तो डिटेक्टिव वाइनरी ने किससे बात की थी और वाइनरी ने डेविड से झूठ क्यों बोला कि वो यूजर बेगुनाह है। क्या शहर की सबसे काबिल और तजुर्बेदार डिटेक्टिव से इतनी बड़ी चूक हो गई या फिर डिटेक्टिव वाइनरी ने जानबूझकर उस फर्जी आईडी वाले कातिल को बचाने की कोशिश की। अब डेविड तुरंत गूगल पर जाकर डिटेक्टिव वाइनरी का बैकग्राउंड चेक करना शुरू करता है। वो पुलिस की वेबसाइट्स, वाइनरी के पुराने केसेस और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालने लगता है।
तभी डेविड के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगती है जो इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा और हिला देने वाला पर्दाफाश करती है। वो डिटेक्टिव वाइनरी के फेसबुक अकाउंट पर मौजूद एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में वाइनरी अपने सगे बेटे रॉबर्ट के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। डेविड जैसे ही वाइनरी के बेटे का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाइनरी का बेटा रॉबर्ट कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था। फोटो उस फिश एंड चिप्स के फेक अकाउंट पर थी। यहाँ पर वही लड़का फर्जी तरीके से लड़की के भेष में मार्गोट से बातें किया करता था। अब यहाँ पर पूरा सच सामने आने लगता है। उस ड्रग पेडलर का वो कबूलनामा, पुलिस कस्टडी में उसकी अचानक हुई खुदकुशी और केस को इतनी हड़बड़ी में बंद करना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। यह एक माँ का अपने गुनहगार बेटे को बचाने के लिए रचा गया दुनिया का सबसे घिनौना और खूनी चक्रव्यूह था। डिटेक्टिव वाइनरी खुद इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी, जिसने पुलिस महकमे की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी ही बेटी को ढूंढ रहे एक लाचार बाप की आंखों में धूल झोंकी थी। डेविड अपनी कार को सीधे उस चर्च की तरफ मोड़ देता है जहां मार्गोट की शोक सभा चल रही थी और यहाँ डिटेक्टिव वाइनरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। डेविड मंच पर पहुंचता है और माइक अपने हाथ में लेता है और पूरी दुनिया के कैमरों के सामने चिल्लाकर कहता है, इस औरत की बातों पर भरोसा मत करो, यही मेरी बेटी की असली कातिल है। पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। वाइनरी खुद को संभालने की कोशिश करती है और पुलिस वालों को डेविड को पकड़ने का इशारा करती है, लेकिन डेविड अपने फ़ोन को सीधे वहां लगे बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन से कनेक्ट कर देता है और वो सारे डिजिटल सबूत, वो फेक आईडी और वाइनरी के बेटे की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने लाइव चला देता है। खेल अब पूरी तरह से पलट चुका था, लेकिन असली खौफनाक खुलासा तो अभी भी बाकी था, क्योंकि वाइनरी का बेटा रॉबर्ट उस रात मार्गोट के साथ बारबोसा लेक पर क्या करने गया था और उसने मार्गोट के साथ वो कौन सी दरिंदगी की थी। यह सच जब वाइनरी के मुंह से बाहर आने वाला था तो उसे सुनकर खुद डेविड का दिल भी अब फटने वाला था। पुलिस के आला अधिकारी तुरंत वाइनरी को अपनी हिरासत में लेते हैं, उसे सीधे इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाते हैं और इस बार वह जांच करने वाले अफसर नहीं बल्कि एक मुजरिम की तरह हथकड़ियों में जकड़ी बैठी थी। आखिर दबाव और सबूतों के आगे वाइनरी टूट जाती है और एक ऐसे सच को कबूल करती है कि बेटा रॉबर्ट बचपन से ही मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर था और मार्गोट को स्कूल के दिनों से ही एक तरफा पसंद किया करता था। लेकिन मार्गोट को इस बात का अंदाजा नहीं था। जब रॉबर्ट को पता चला कि मार्गोट यू कोस्ट ऐप पर अकेलेपन के कारण लाइव आती है तो उसने सीधे बात करने के बजाय फिश एंड चिप्स नाम से एक लड़की की फर्जी प्रोफाइल बनाई। वह घंटों मार्गोट से बातें करता, उसके सुख दुख बांटता, लेकिन तभी खेल बिगड़ गया जब मार्गोट ने उसकी झूठी कहानी पर भरोसा करके उसे अपनी मां के इलाज के लिए $2500 भेज दिए। रॉबर्ट को अपनी इस धोखाधड़ी पर बड़ा पछतावा हुआ। वह इस पैसे को अब नहीं रखने वाला था और जब यहाँ पर पैसे देने के लिए और उसे सब कुछ सच बताने के लिए रॉबर्ट ने यहाँ पर बारबोसा लेक के पास मार्गोट को बुलाया और जब मार्गोट वहाँ पर पहुँचती तो रॉबर्ट ने उसकी कार की खिड़की के पास आकर के कबूल किया कि कोई बीमार उसकी कोई माँ नहीं है बल्कि वह खुद रॉबर्ट है जो उससे प्यार करता है। यह सुनते ही मार्गोट बुरी तरह से डर गई और गुस्से में आ गई। अब उसे यहाँ पर एहसास हो गया था कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर रॉबर्ट को धक्का देकर के वह वहाँ से कार लेकर के आगे निकलने की कोशिश करने लगी। रॉबर्ट उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। दोनों के बीच झील के किनारे लगे पहाड़ों के पास तीखी बहस और हाथापाई हुई। इसी कसमकस में गुस्से से पागल रॉबर्ट ने मार्गोट को एक जोरदार धक्का दे दिया। मार्गोट का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे पहाड़ों के बीच बनी एक बेहद गहरी, सूखी और खौफनाक खाई में जा गिरी। घबराकर रॉबर्ट ने अपनी मां डिटेक्टिव वाइनरी को फोन किया। वाइनरी जब आधी रात को बारबोसा लेक पहुंची और अपने बेटे को रोते कांपते देखकर वाइनरी ने पुलिस को फोन करने के बजाय मार्गोट की कार को खुद स्टार्ट किया और उसे झील के गहरे पानी में धकेल दिया ताकि यह सुसाइड या एक्सीडेंट केस लगे। इतना ही नहीं, जब डेविड पुलिस के पास गया तो वाइनरी ने जानबूझकर इस केस की कमान अपने हाथों में ली ताकि वह हर सुराग को मिटा सके। जब डेविड ने फिश एंड चिप्स का सुराग निकाला तो वाइनरी ने एक अपराधी रॉबर्ट को कस्टडी में लिया, उसे ड्रग्स का ओवरडोज देकर मार डाला
और इसे एक सुसाइड नोट के साथ मर्डर का कबूलनामा बना दिया। यह सब सुनते ही इंटरोगेशन रूम के बाहर खड़े डेविड का दिल बैठ जाता है। उसकी बेटी को गायब हुए पूरे 5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। अब यहाँ से एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम उस खाई के पास जाकर के यहाँ पर मार्गोट की तलाश शुरू करती है। और यहाँ पर मार्गोट बिना खाए पिए बिना कुछ किए खाई में 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद जिंदा थी। असल में जिस रात रॉबर्ट ने मार्गोट को धक्का दिया था उस रात मूसलाधार बारिश हुई थी। उस बारिश का पानी पहाड़ों से रिसकर उस खाई के निचले हिस्से में जमा हो गया था, जिसने न सिर्फ मार्गोट के गिरने के इम्पैक्ट झटके को कम किया बल्कि उस पानी की बूंदों की वजह से मार्गोट का शरीर इतने दिनों तक डिहाइड्रेशन से बच गया। और इस तरह डेविड की बेटी मार्गोट जिंदा बच गई थी। और इसके बाद मूवी में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव वाइनरी और उसके बेटे रॉबर्ट को सख्त सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों यह कहानी यहीं समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।